एग्जाम में टू फिगर का क्वेश्चन आ सकता है या मोर देन टू फिगर या फिर ओपन डाइस या लैंग्वेज बेस्ड। तो ये 5 कैटेगरी के क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन हम कल के एग्जाम में सॉल्व कर मतलब कल हम सॉल्व कर चुके थे, टोटल 10 क्वेश्चन। अच्छा कल हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेटा वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो टू फिगर के क्वेश्चन थे। कल हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे के सारे टू फिगर के क्वेश्चन थे और टू फिगर में भी बेटा हमने सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन किए इसमें एक्जैक्टली एक नंबर को वन कॉमन ट्रिक। तो वन कॉमन ट्रिक वाले कल हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, है ना? कल हम लोगों ने वन कॉमन ट्रिक वाले और केस सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे और उसी केस सेकंड को हम कंटिन्यू भी करेंगे। देखो उसी केस सेकंड को हम कंटिन्यू भी करेंगे। लिखिए जनाब, when only two positions are given, when only two positions are given, जब केवल दो स्थितियां दी जाती हैं। when only two positions are given, जब केवल दो स्थितियां दी जाती हैं, जब केवल दो स्थितियां दी जाती हैं। when only two positions are given, जब केवल दो स्थितियां दी जाती हैं। ठीक है मेरे भाई? और इसमें केस फर्स्ट था when only one common, जब दोनों स्थितियों में एक्जैक्टली एक नंबर कॉमन हो। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन तो हम बना चुके हैं। हम 10 क्वेश्चन हमने कल 10 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम चलते हैं when only two common, when only two common, जब एक नहीं दो नंबर कॉमन हो तब हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, हालांकि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 उसको हम सॉल्व करा देंगे, टेंशन ना लो बेटा। वो क्वेश्चन नंबर जो 10 था ना जिसका आंसर हमने कल नहीं दिया, वो क्वेश्चन आप तभी बना पाओगे जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे। आज जब आप सारे केसेस पढ़ लोगे ना उसके बाद ही आप उस क्वेश्चन को समझ सकते हो। चलिए, देयर आर टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस। एक ही पासे की दो अलग-अलग स्थितियां हैं। पहले पासे के नंबर है 1 2 3, दूसरे पासे के नंबर है 2 4 3। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। एक ही पासे की दो अलग-अलग स्थिति है। अब बेटा इस डाइस को हमें सॉल्व करना है तो इस पासे को हम कैसे सॉल्व करें, कैसे हम इसको सॉल्व करें? तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन नोट बाद में करना, ठीक है? पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर एक ही पासे की दो अलग-अलग स्थितियां हैं, लेकिन दिक्कत यह है सर यहाँ पे एक नहीं दो नंबर कॉमन है, 2 3 2 3 2 3 2 3, यानी कि यहाँ पर हम वन कॉमन ट्रिक का यूज नहीं कर सकते। चाहकर भी हम वन कॉमन ट्रिक का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें टू कॉमन ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें टू कॉमन ट्रिक का यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो नंबर कॉमन है, 2 3 2 3। तो हम यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लगाएंगे। अब आप सीखना जरा बेटा टू कॉमन ट्रिक आखिर होती क्या है। टू कॉमन ट्रिक आखिर होती क्या है? देखो, अकॉर्डिंग टू टू कॉमन ट्रिक हमें पता क्या करना है। ये जो नंबर कॉमन है ना 2 3 2 3, इन नंबर्स को हटा दो। इन नंबर्स को हटाने के बाद जो नंबर बच जाते हैं ना वही नंबर डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट नंबर होंगे। तो अपोजिट टू 1 is 4 एंड अपोजिट टू 4 is 1। तो इस पासे में बेटा 100% तो एक के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 1 होगा। लेकिन बात यह है सर कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि 2 के विपरीत क्या है। 2 के विपरीत क्या है? देखो बेटा 2 और 3 ये दोनों नंबर एक साथ हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं आ सकते। ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। अब 2 और 3 के विपरीत उन नंबर्स के आने की संभावना है जो 1 से लेकर 6 तक यहाँ पर हमें दिख नहीं रहे। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो दिख नहीं रहे? 1 2 3 4 5 और 6 नहीं दिख रहे। तो 2 और 3 के विपरीत बेटा 5 और 6 के आने की संभावना है और 5 और 6 के विपरीत 2 और 3 के आने की संभावना है। तो अकॉर्डिंग टू टू कॉमन ट्रिक सिर्फ एक ही हमारा डेफिनेट आंसर होगा, अपोजिट टू 1 is 4। और जो बाकी के आंसर्स होते हैं वो पॉसिबिलिटी के साथ होते हैं। 2 3 के अपोजिट होगा 5 6। जो नंबर दिखाई दे रहे हैं कॉमन नंबर्स हैं वो किसके अपोजिट होंगे? हिडन नंबर्स के। जो नंबर छिपे हुए हैं, कौन कौन से नंबर छिपे हुए हैं? 5 और 6। तो ये जो कॉमन नंबर है ना 2 3, ये हिडन नंबर्स के अपोजिट होते हैं। कॉमन नंबर्स आर अपोजिट टू हिडन नंबर्स, छिपे हुई संख्याओं के विपरीत है। लेकिन बेटा ये कंफर्म आंसर नहीं है। तो टू कॉमन ट्रिक में ये कंफर्म आंसर होता है, ठीक है? वन कॉमन ट्रिक से क्या होता था? वन कॉमन ट्रिक से हम सारे आंसर परफेक्ट देते थे, टू कॉमन ट्रिक से हम सारे आंसर परफेक्ट नहीं देते। हाँ बेटा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, मुझे पता है ना? पुरानी वीडियोस हैं नहीं चल पा रही हैं, बहुत परेशानी में है सभी लोग, बट कुछ ना कुछ अभी जब तक पुरानी वीडियोस नहीं चलेंगे, नई एप्लीकेशन नहीं आ रही है, तब तक आप लोगों के लिए समस्या का कुछ ना कुछ समाधान निकाला जाएगा। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस। एक ही पासे की दो अलग-अलग स्थितियां हैं, ए बी सी, बी ए एफ, अपोजिट टू ए, अपोजिट टू बी, अपोजिट टू सी, अपोजिट टू डी, अपोजिट टू ई एंड अपोजिट टू एफ। बताओ बेटा, अब आप लोग एक काम करो, मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम देता हूँ, जब तक आप ये सब कुछ नोट डाउन करो और उस क्वेश्चन को नोट करो और उसके आंसर्स लिखो, ठीक है? जल्दी से। हाँ जी, स्टैंडर्ड जनरल डाइस बताएंगे बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, हैव सम पेशेंस। कर लिया नोट आप लोगों ने सारी चीजें? तो मेरे भाई मेरे दोस्त देखो टू कॉमन ट्रिक क्या कहती है। टू कॉमन ट्रिक कहती है कि सबसे पहले आप कॉमन नंबर्स को हटा दो। कॉमन नंबर्स क्या है? ए बी ए बी। अकॉर्डिंग टू टू कॉमन ट्रिक ये जो लेटर
बच गए, डेफिनेटली ये एक दूसरे के अपोजिट है। सबसे पहले हमने ए बी हटा दिया, तो ये जो सी और एफ बचे ये डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट टू सी इज एफ, अपोजिट टू एफ इज सी। अब ये जो ए और बी है इनके अपोजिट वो लेटर्स होंगे जो दिख नहीं रहे। कौन कौन से लेटर्स हैं जो छुपे हुए हैं? सर डी और ई। अब हमसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके आंसर्स हम इसको देखकर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? देखो पहला हमसे क्या क्वेश्चन पूछा, अपोजिट टू ए। अब ये बताओ ए के अपोजिट क्या है? सर ए के अपोजिट है इधर डी और ई। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन डिपेंडेंट। ए के अपोजिट डी भी आ सकता है और ई भी आ सकता है, बट वी आर नॉट श्योर आएगा क्या। अपोजिट टू बी इज डी और ई, डी के अपोजिट ई के अपोजिट डी भी आ सकता है और ई भी आ सकता है। अपोजिट टू सी, सी के अपोजिट कंफर्म आंसर है एफ। अपोजिट टू डी इज इधर ए और बी, इधर ए और बी। अपोजिट टू डी इज इधर ए और बी। अपोजिट टू ई इज इधर ए और बी। अच्छा अपोजिट टू एफ इज सी, अपोजिट टू एफ इज सी। हाँ जी, ऑप्शन बेटा देखो, अब मैं बताऊं ऑप्शन कैसे आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मैं आपको बताता हूं ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे मिलता है एग्जाम में। ध्यान से सुनना बेटा और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 2 3 5 2 6 3 देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर व्हिच इज अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत कौन सी संख्या है? फाइंड द नंबर व्हिच इज अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत कौन सी संख्या है? 4 के विपरीत कौन सी संख्या है? फाइंड द नंबर व्हिच इज अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत कौन सी संख्या है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन 1 और ऑप्शन डी 2। ठीक है, अगेन देयर आर 4 ऑप्शन। 4 के विपरीत कौन सी संख्या है? 2 3, इधर 2 और 3, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगा सकते। अगेन 4 ऑप्शन। 2 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगा सकते, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगेन देयर आर 4 ऑप्शंस। 2 1, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर व्हिच इज अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत कौन सी संख्या है? और बेटा ये हर वैरायटी का ऑप्शन लिख लो। अगर ये 4 ऑप्शन है तो आंसर क्या होगा? अगर ये 4 ऑप्शन है तो आंसर क्या होगा? अगर ये 4 ऑप्शन है तो आंसर क्या होगा? और अगर ये 4 ऑप्शन है तो आंसर क्या होगा? सारे टाइप लिख लो बेटा फटाफट से। हाँ न्यू ऐप मिलेगी बेटा, मिलेगी, घबराने का नहीं, बहुत जल्द मिलेगी। कंप्लीट। अब देखो पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। किस ट्रिक से सॉल्व होगा? 1 कॉमन ट्रिक या 2 कॉमन ट्रिक? सर यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगेगी, 2 3 2 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे हम। कैसे करेंगे? अपोजिट टू 5 इज 6, अपोजिट टू 6 इज 5। अब ये जो 2 और 3 है ये किसके अपोजिट होंगे? क्योंकि नंबर दिख नहीं रहे। कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे? 1 और 4, 1 और 4। तो भाई साहब हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर व्हिच इज अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत कौन सी संख्या है? तो 4 के विपरीत क्या है? इधर 2 और 3। 4 के विपरीत क्या है? इधर 2 और 3, तो बेटा 3। अब ये 4 ऑप्शन हमारे सामने है, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। बेटा काउंटिंग ऑफ पैरेललोग्राम नहीं होता, वो सिर्फ उसके कोई अप्रोच नहीं है बेटा, जो दिखाई दे रहा है बस वहीं से काउंट कर लो। ठीक है भाई साहब, जो दिख रहा है वही आंसर होगा, उसकी कोई अलग से अप्रोच नहीं पैरेललोग्राम की। ठीक है हाँ जी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमसे पूछा 4 के विपरीत क्या होगा, हमारा आंसर आया या तो 2 होगा या 3 होगा, बट नॉट श्योर। क्या 4 के विपरीत कभी? अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे एक काम करो, एक सेकंड, यहाँ पर 3 काट के, यहाँ पर 3 काट के बेटा 5 लिख लो, यहाँ पर 3 काट के 5 लिख लो। ऑप्शन में 3 काट कर 5 लिख लो, यहाँ पर 3 काट कर बेटा 5 लिख लो। अब बताओ 4 के विपरीत क्या होगा? देखो मेरे दोस्त 4 के विपरीत कभी 5 आ सकता है सर, 5 और 6 तो खुद एक दूसरे के विपरीत है। 4 के विपरीत कभी 5 नहीं आ सकता, कभी 6 नहीं आ सकता। अच्छा 4 के विपरीत कभी 1 आ सकता है सर, 4 और 1 तो दोनों एक साथ है, 4 और 1 तो दोनों एक साथ है, 4 के विपरीत 1 भी नहीं आ सकता। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 4 के विपरीत 2 या 3 में से कोई एक होगा। 3 यहाँ पे दे नहीं रखा तो हमने फिर तो ऑप्शन को टिक कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा यहाँ पर आ जाओ सर, यहाँ पे तो परफेक्ट आंसर दे रखा है 4 के विपरीत होगा इधर 2 और 3, 2 या 3, यहाँ पे तो परफेक्ट ऑप्शन दे रखा है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो 4 के विपरीत 2 होगा, 6 होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा या नन ऑफ दीस। देखो यहाँ तो बेटा हमने ऑप्शन डी 2 टिक कर दिया, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन ए 2 टिक नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम पता नहीं लगा सकते सर कि 2 आंसर है या 3 आंसर है, यहाँ तो हमारी मजबूरी है 2 आंसर टिक करना, बट ऐसा यहाँ पर कोई मजबूरी नहीं है, तो इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन। अच्छा अगर हम यहाँ पर देखें तो बेटा यहाँ पर हम टिक करेंगे नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। पूछो क्यों? हम यहाँ भी ऑप्शन ए 2 टिक नहीं कर सकते, क्योंकि नन ऑफ दीस का मतलब है इनमें से कोई भी परफेक्ट ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई भी परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। परफेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इधर 2 और 3, लेकिन यहाँ पे इधर 2 और 3 ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीस, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नन ऑफ दीस ये नहीं कहता इनमें से कोई आंसर सही नहीं है, वो कहता कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के परफेक्ट ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं इधर 2 और 3 का। अगर मान लो ये मिल जाए तो ये टिक करोगे, वरना हम देखेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन या फिर आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, पता नहीं लगा सकते। अगर ये भी ऑप्शन ना दिखे तो फिर हम देखते हैं नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। और अगर मान लो ये भी ना हो और कुछ ऐसी सिचुएशन हो जैसे पहले यहाँ पर थी 3 6 1 2, मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए 3 6 1 2, अब क्या करोगे? मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए 4 के विपरीत 6 और 1 तो हो नहीं सकता, अब 2 और 3 में से कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? तो सर अगर ऐसी सिचुएशन आ गई ना तो दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको हम बोलेंगे प्रिंटिंग मिस्टेक। अब चाहे आप बेटा 2 ऑप्शन टिक करो चाहे 3 ऑप्शन टिक करो, दोनों के आंसर मिलेंगे आपको, दोनों के आंसर मिलेंगे मेरे दोस्त। हाँ जी, तो बेटा इसमें 2 होगा, इसमें 2 या 3 होगा, इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, ठीक है, और इसमें होगा नन ऑफ दिस। हाँ रिकॉर्डिंग वीडियोस नहीं चल रही हैं, मैंने आपसे कल बोला था ना कि 1 2 दिन का समय लगेगा, आज तो एक ही दिन तो हुआ है। मैं आपको बताऊं बेटा जो मेन चीज है ना, आप लोगों ने ये चीज सीखी होगी, इसमें आप गड़बड़ी करते होंगे हमेशा।
इसमें आप टू ऑप्शन को टिक करते होंगे, जबकि डूरिंग नन ऑफ दीस ऑप्शन टिक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। फिर से बताओ बेटा, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां, फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां बनाओ। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। पहले पे है ए बी डी डी सी डी एंड देयर आर फोर ऑप्शंस। अब बेटा चार ऑप्शन हमारे पास है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे डाइस को रिप्रेजेंट करेगा। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी किए थे। और ये क्वेश्चन कल की क्लास में हमने कैसे किए थे, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे हम जिसमें दो विपरीत संख्याएं एक साथ दिख रही है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे हम जिसमें दो विपरीत संख्याएं एक साथ दिखाई दे रही है, ठीक है। ए बी ई, ए एफ डी, बी डी ई, ई ए डी। हाँ जी, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे हम जिसमें दो विपरीत संख्याएं हमें एक साथ दिखाई दे रही हैं। हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे जिसमें दो विपरीत संख्याएं एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। यार तुम तो इंटेलिजेंट हो भाई, रोहित, उत्तम, अमित, लक्ष्मी, वाह क्या बात है, रोहन, कार्तिकेय, मानसी, अनुज, यश, नवीन। अजय अब बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत संख्याएं आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं। बट बेटा आप थोड़ा सा ना पेशेंस रखो, हैव सम पेशेंस, और मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैसे ट्रिक बताऊंगा कि आप विदिन 2 सेकंड अपने क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, विदिन 2 सेकंड। पता कैसे, अब ये बताओ वो कौन कौन से लेटर्स हैं अल्फाबेट है जो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट है। देखो बीसी बीसी, बीसी बीसी, तो अपोजिट टू ए इज डी, अपोजिट टू ए इज डी एंड अपोजिट टू डी इज ए। ठीक है मेरे दोस्त, बीसी बीसी कट गया, तो अपोजिट टू ए इज डी, अपोजिट टू डी इज। तो अब मैं आपको एक छोटी सी अप्रोच बताता हूं। इन दिए गए चार ऑप्शन में से, इन दिए गए चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन परफेक्ट होगा, वो ऑप्शन सही होगा जिस ऑप्शन में ए और डी में से कोई भी एक लेटर दिखाई दे। इन दिए गए चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन परफेक्ट होगा जिस ऑप्शन में ए और डी में से कोई भी एक लेटर दिखाई दे, कोई भी एक। देखो बेटा ए और डी एक दूसरे के विपरीत है, ये कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। ए और डी एक दूसरे के विपरीत है, कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। क्या यहाँ पर ए और डी में से कुछ दिखा सर? यहाँ पर ए और डी में से कुछ भी नहीं दिखा, यहाँ पर ए और डी में से ए दिखा। तो दिए गए चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन परफेक्ट होगा जिस ऑप्शन में ए और डी में से कोई भी एक लेटर दिखाई दे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऑप्शन सी को क्यों गलत कर दिया, ऑप्शन सी में क्या दिक्कत थी? चलो सर ऑप्शन ए में तो दिक्कत थी, ए और डी एक साथ दिख नहीं सकते, ऑप्शन बी में भी दिक्कत थी, ए और डी एक साथ दिख नहीं सकते, लेकिन सर आपने ऑप्शन सी को एलिमिनेट क्यों किया? व्हाट इज द रीजन कि आपने इसको एलिमिनेट कर दिया? अच्छा आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बताओ बेटा ऑप्शन सी में ए और डी कहां पर है? ऑप्शन सी में ए और डी दोनों अल्फाबेट कहां पर है? ए और डी ये दोनों अल्फाबेट ऑप्शन सी में कहां पर है, ये बताओ। ए और डी ये दोनों अल्फाबेट ऑप्शन सी में कहां पर है? सर ए और डी दोनों अल्फाबेट ऑप्शन सी में हिडन है, छुपे हुए हैं। ए और डी ये दोनों अल्फाबेट ऑप्शन सी में छुपे हुए हैं, हिडन है, छुपे हुए हैं ना, है ना। और अगर ये ए और डी दोनों छुपे हुए हैं यानी कि दोनों एक साथ हैं, और दो विपरीत संख्याएं तो कभी एक साथ रह नहीं सकती, दो विपरीत संख्याएं तो कभी एक साथ रह नहीं सकती भैया। अगर दोनों छुपे हुए हैं तो दोनों एक साथ हैं, और दो विपरीत संख्याएं कभी एक साथ रह नहीं सकती, इसलिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब ये है बेटा पासे में दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं, क्योंकि अगर वो एक साथ छिप गई इसका मतलब वो फिर से एक साथ है। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे अगर डी होता तब क्या करते? तो बेटा यहाँ पे डी होता ना तब भी ऑप्शन सही होता, क्योंकि जो टू कमेंट ट्रिक वाले क्वेश्चन है ना वो पॉसिबिलिटी पर आधारित होते हैं, संभावना पर। भैया इसके सही होने की संभावना है, ये परफेक्ट आंसर नहीं है। इन दिए गए चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन के सही होने की संभावना है? ऑप्शन डी के, क्योंकि ये ऑप्शन हो चुके हैं एलिमिनेट। ठीक है मेरे दोस्त। अब लिखो नोट, नोट लिखो, टू अपोजिट नंबर्स। कल भी एक नोट लिखा था लेकिन आज दोबारा से लिखो बेटा, आज दोबारा से लिखो। थैंक यू सो मच। हाँ जी दोबारा से लिखो नोट, टू अपोजिट नंबर्स, टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर, टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर, टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर and also can never be hidden together. Two opposite numbers can never be seen together and also can never be hidden together and also can never be hidden together. हिंदी में लिखो, हिंदी में, हिंदी में। नोट का मतलब क्या होता है? अभी नोट का मतलब होता है ध्यान दो। हिंदी में लिखो, दो विपरीत संख्याएं, दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। यानी कि हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूं जिस ऑप्शन में ये दो विपरीत संख्याएं या तो एक साथ दिख रही हैं या एक साथ छिप रही हैं। तो तभी तो मैंने आपसे कहा इन दिए गए चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन परफेक्ट होगा जिस ऑप्शन में ए और डी में से कोई भी एक लेटर दिखाई दे, कोई भी, क्योंकि किसी एक का दिखना बहुत जरूरी है। ये दोनों एक साथ छिप नहीं सकते ना, दोनों एक साथ दिख सकते, बट कोई भी एक दिखना चाहिए, तो कोई भी एक दिखाई दे रहा है हमें। और इस मेथड का यूज करोगे तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में दोगे, विदिन 2 सेकंड। यकीन नहीं आता आपको तो अगला क्वेश्चन देख लो। देखो हम 2 सेकंड बोलते हैं तो 2 सेकंड ही होता है, उसका मतलब ये नहीं कि बस कुछ भी बोल दिया हमने। ठीक है, there are two different positions of a single dice. First position पर है 2 3 5, second position पर है 2 5 6 and there are 4 options. Option A, option B, option C, option A, option B, option C, option D. ठीक है, 2 3 5 2 5 6, 3 4 6, 3 4 6, 3 1 4 1 1 4 1 4 4 5. Which option is correct? Which option is correct?
नीरज, सूरज, सुशांत, सुमित, रोहित, किशन, संदीप, पारुल, नित्या, संध्या, मोहन, मयंक, विष्णु, प्रमोद, राहुल, गौतम, जयपाल, पिंटू, लक्ष्मी, संजय, विपेश, मनीष, अजय, पूनम, पारुल, प्रियंका, निधि, निशा, वर्षा, ईशु, ज्योति, तनवीर, दिलीप, अंशुमन, अक्षय, अमित, जय भीम, निशु, ज्योति, नवीन, मनीष, आकाश, विक्रांत, उदय, पिंकी, शक्ति, साक्षी, नवीन, निरंजन, संजय, कुलदीप, पारुल, दिशा, वर्षा, रेखा, सुंदरम, रोहन, अरविंद कुमार, निधि। वाह, अब पास आई थी ना आपसे 2 सेकंड में आंसर हो गया। तो देखो बेटा 2525 कॉमन है, इनको हटा दो तो हमें क्या पता चला, अपोजिट टू 3 is 6। हमें क्या पता चला, अपोजिट टू 3 is 6। अब मैंने आपसे क्या बताया, इन दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें 3 और 6 में से कोई भी एक दिखे। 3 और 6 दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, 3 और 6 दोनों एक साथ नहीं दिख, 3 और 6 में से कुछ भी नहीं है, 3 और 6 में से कुछ भी नहीं है, 3 और 6 में से 3 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती और 2 विपरीत संख्याएं कभी एक साथ छिप नहीं सकती। तो जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर, जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर। 2 विपरीत संख्या ना तो एक साथ दिख सकती है ना एक साथ छिप सकती है, जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है राठी जी, हाँ जी। 14 के डी ऑप्शन में ई और सी अपोजिट है। ओहो भाई साहब, एक बच्चे का दिमाग, क्या कहें उनका दिमाग। बी और सी के अपोजिट है बेटा ई और एफ। तो एक भाई साहब कह रहे हैं कि सर आपने ये चौथा ऑप्शन कैसे सही कर दिया, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कैन बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सी और ई सर एक दूसरे के अपोजिट है, आपने सर दोनों को एक साथ कैसे कर दिया। अरे मेरे लाल बेटा, सी के अपोजिट ई के आने की संभावना है, सी के अपोजिट एफ भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर सी के अपोजिट ई नहीं, सी के अपोजिट एफ है, इसीलिए सी और ई एक साथ आ गए, क्योंकि सी के अपोजिट ई और एफ में से कोई एक होगा, दोनों थोड़ी होंगे। तो यहाँ पर सी के अपोजिट एफ है बेटा, तो क्या दिक्कत है, समझे। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगेन देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। फिर से एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपके सामने है, फिर से एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। फर्स्ट पे है 1 6 4, सेकंड पे है 4 1 3 एंड एक और पोजीशन हमारे पास है थर्ड पोजीशन, और इसको हमें फिल करना है, और इस थर्ड पोजीशन को हमें फिल करना है भाई। 2 5 क्वेश्चन मार्क, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। 1 1 4 1 4 1 4 1 4 3 2 1 4 3 2। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, 1 4 3 2। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो भैया आप लोग जानते हो कि 1 4 1 4 कॉमन है, तो अपोजिट टू 3 is 6, बट 3 के विपरीत 6 है। तो अगर ये जो पासा है ये यही पासा है, तो इस पासे में 3 और 6 में से कोई एक नंबर दिखना चाहिए, तो इस पासे में 3 और 6 में से कोई एक नंबर दिखना चाहिए। पक्का है सर 3 और 6 में से कुछ एक दिखेगा, यहाँ पे 3 है 6 है ही नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज। अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 भी सही होता, अगर यहाँ पे इधर 3 और 6 होता तो वो भी सही होता, इधर 3 और 6। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो है इधर 3 और 6, 3 और 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, क्योंकि 3 और 6 में से किसी एक का दिखना जरूरी है, 3 और 6 में से किसी एक का दिखना जरूरी है, 3 और 6 में से किसी एक का दिखना जरूरी। अगेन देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस, A B F F B D। There are 2 different positions of a single dice, और एक और थर्ड पोजीशन हमारे सामने है मेरे दोस्त। हाँ जी, B E क्वेश्चन, व्हाट शुड, एक सेकंड B क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन। अब हमें 2 क्वेश्चन मार्कों को फिल करना है, अब हमें 2 क्वेश्चन मार्कों को फिल करना है, ठीक है। हाँ जी, अब हमें 2 क्वेश्चन मार्क को फिल करना है, इधर A और F, A और E, अच्छा B और E। व्हाट शुड कम इन प्लेस, और वर्ड का यूज नहीं होगा, और की जगह बेटा एंड वर्ड का यूज, एंड, और की जगह एंड वर्ड का यूज, क्योंकि दोनों पे लगाने ना हमें, तो हम एंड वर्ड का यूज करेंगे। हाँ जी, तो मुझे एक बात बताओ, बी एफ कट गया, ए के अपोजिट क्या है, डी है, ए के अपोजिट डी है, ये कंफर्म है ना, ए के अपोजिट डी है। अब बेटा डी ऑलरेडी यहाँ पे है, डी ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये है कि ए कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, ए कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, क्योंकि 2 विपरीत संख्याएं कभी एक साथ नहीं दिख सकती, 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। इसीलिए ए वाले सारे ऑप्शन हटा दो, जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आपकी प्रॉब्लम बेटा दूर होगी, टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा, 3 फिगर पे भी पहुंचने तो दो। अभी तो हम 2 फिगर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, और 2 फिगर में भी अभी तो हमने सिर्फ 1 कॉमन ट्रिक, और अभी तो हमने सिर्फ 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक ही सीखा। अभी तो 2 फिगर में बेटा नो कॉमन भी बचा हुआ है, अभी तो 2 फिगर वाले क्वेश्चन में नो कॉमन भी बचा हुआ है ना। और अभी तो सिर्फ 2 फिगर पे हैं हम, 1 सेकंड पे, अभी हमने 2 से ज्यादा फिगर वाले क्वेश्चन तो ये भी नहीं, अब करेंगे धीरे धीरे करके, परेशान ना हो। पहले हर वैरायटी के क्वेश्चन तो करा दूं मैं, क्या क्या वैरायटी बनती है, क्या क्या वैरायटी बन सकती है। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन, एंड देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन हमारे पास है दोस्त। 1 3 1 3 5 and 6 5 and 6 1 and 3 1 and 3 1 and 5 1 and 5। जी हाँ बताओ साहब, अब आप बताओ दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ सकता है। बहुत इंटेलिजेंट हो गया, और आप लोग तो क्वेश्चन लिखते ही आंसर दे रहे हो। अरे कम से कम क्वेश्चन को तो नोट तो कर लो,
कम से कम क्वेश्चन नोट तो कर लो बेटा। दो तीन कॉमन है, दो तीन कॉमन है, तो क्या बचा? 5 के विपरीत 6 बता, 6 के विपरीत 5। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है अगर ये फिगर इसी पासे का है, अगर ये जो पासा है अगर यही है, तो बेटा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो 5 और 6 में से कोई एक नंबर देखना जरूरी है ना? पासे में है 5 और 6 में से कोई एक नंबर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिख सकती हैं, दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिख सकती हैं। बेटा ऑप्शन बी का यूज मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर 5 और 6 आपने रख दिया ना तो ये दोनों विपरीत संख्याएं मुझे एक साथ दिखने लग जाएंगी, और दो विपरीत संख्या बेटा एक साथ छिप नहीं सकती, तो बेटा ऑप्शन ए का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं 2 और 3 रख दूं तो 5 और 6 ये दोनों नंबर छिप जाएंगे। अगर मैं 1 और 3 को रख दूं यहाँ पे तो 5 और 6 दोनों नंबर छिप जाएंगे, तो दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिख सकती है ना एक साथ छिप सकती है। तो जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर, जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई? धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी बेटा, दो विपरीत संख्याएं एक साथ दिख नहीं सकती, एक साथ छिप नहीं सकती, तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूँ इसके कारण ये दोनों एक साथ छिप रही हैं या ये दोनों एक साथ दिख रही हैं। इन दोनों में किसी एक नंबर का दिखना जरूरी। 18 क्वेश्चन हो गया। तो फाइनली बेटा, फाइनली हम लोग केस सेकंड पढ़ चुके हैं। केस सेकंड, हम केस सेकंड ही तो पढ़ रहे हैं बेटा, अभी सिर्फ टोटल 5 केस होते हैं, लेकिन हम भी सिर्फ दूसरे केस भी पढ़े हैं। और सेकंड केस क्या है? व्हेन ओनली टू पोजीशंस आर गिवन, जब केवल दो स्थितियां दी जाती हैं। व्हेन ओनली टू पोजीशंस आर गिवन, जब केवल दो स्थितियां जाती हैं। व्हेन ओनली टू पोजीशंस आर, जब केवल दो स्थितियां। इसमें सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहला पढ़ा व्हेन ओनली वन कॉमन, जब सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। जब सिर्फ एक नंबर कॉमन हो तो कौन सी संख्या किसके विपरीत होगी? दूसरा हमने क्या पढ़ा? व्हेन ओनली टू कॉमन, जब केवल दो नंबर कॉमन हो तो कौन सी संख्या किसके विपरीत होगी? अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? अब हम नेक्स्ट पता है क्या पढ़ेंगे? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नो कॉमन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा नो कॉमन। जब एक भी नंबर कॉमन नहीं होगा देन तब हमें क्या करना होगा? जब एक भी संख्या कॉमन नहीं होगी तब हमें क्या करना होगा? जैसे मैं आपको एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाता हूँ, ठीक है? एक ही पासे की मैं आपको दो अलग अलग स्थितियां दिखाता हूँ, लाइक दिस फर्स्ट एंड सेकंड। ये मेरे दोस्त, ओके। अच्छा, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर फर्स्ट फिगर के जो नंबर है वो है 1 2 3, और अगर हम सेकंड फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे सेकंड फिगर के नंबर है 4 5, ठीक है? तो बेटा ये दो अलग अलग स्थितियां हैं, पासा एक ही है, पासा एक ही है, और एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम वन कॉमन ट्रिक से भी सॉल्व नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को हम टू कॉमन ट्रिक से भी सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होगा? कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या किसके विपरीत है? तो मेरे भाई मेरी बात बेहद ध्यान से समझने की कोशिश है ना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? बेहद ध्यान से देखो। जब एक भी नंबर कॉमन ना हो ना बेटा तो कोई भी संख्या किसी के भी विपरीत आ सकती है। जब एक भी नंबर कॉमन ना हो तो कोई भी संख्या किसी भी संख्या के विपरीत आ सकती है। अब बताओ कंफर्म आंसर कैसे दे सकते हो बेटा? इसमें तुम्हें पता ही नहीं है, 1 के अपोजिट 4 भी आ सकता है, 1 के अपोजिट 5 भी आ सकता है, और 1 के अपोजिट 6 भी आ सकता है। तो ये जो 3 नंबर है ना बेटा, 1 2 और 3, ये बाकी के 3 नंबर्स के विपरीत हो सकते हैं, 4 5 और 6। जब एक भी संख्या कॉमन नहीं है तो कोई भी नंबर किसी के भी विपरीत आ सकता है। हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, हम डिफाइन नहीं कर सकते कोई भी संख्या किसी भी संख्या के विपरीत आ सकती है। क्योंकि आपको क्या पता, अगर आप प्रैक्टिकली सोचो बेटा, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो, एक पासा है, पहली बार में आपको 1 2 3 दिया, दूसरी बार में 4 5 6, तो बेटा जो पासा है ना उसमें 1 के अपोजिट 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचे, ठीक है? लेकिन लेकिन बेटा एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में एक कंडीशन दे दी जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन में एक कंडीशन हमें गिवन होती है, और उस कंडीशन के हिसाब से हमें अपना आंसर बदलना पड़ता है। एग्जाम में लिखा होगा यदि यह एक मानक पासा है, यदि यह एक मानक पासा है, यदि यह एक मानक पासा है, ऐसा लिखा होगा पेपर में, यदि यह एक मानक पासा है। if this is a standardized, if this is a standardized then what should come opposite? तब एक के विपरीत क्या आएगा? if this is a standardized, यदि यह एक मानक पासा है, बेटा स्टैंडर्डाइज को हम यूजुअल टाइप्स भी बोलते हैं। यदि यह एक मानक पासा है ना, if this is a standardized then what should come opposite to 1, तो फिर एक के विपरीत कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो फाइनली यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज होता है मानक पासा का। तो व्हाट इज स्टैंडर्डाइज, चलिए इसको सीखते हैं। तो नो कॉमन अप्रोच में ना एक कंसेप्ट इजाद होता है। किस कौन सा कंसेप्ट यूज होता है? व्हाट इज स्टैंडर्ड एंड व्हाट इज जनरल। स्टैंडर्ड और जनरल डाइसेस होते क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस, फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड, सेकंड वन इज जनरल। दो तरह के पासा होते हैं बेटा, मानक पासा और साधारण पासा। तो ये जो मानक और साधारण का कंसेप्ट है ना बेटा, ये यहाँ पे यूज हो जाता है, मानक और साधारण। अभी तक फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, बट अब इसकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर वो स्टैंडर्ड और जनरल डाइस का यूज करते हैं। हाँ जी, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंड व्हाट इज जनरल डाइस, ये आखिर होते क्या है और इनकी पहचान कैसे होती है और कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बेहद ध्यान से सुनने की। ठीक है मेरे दोस्त? देखो पहले तो आप हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालो स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज मानक पासा, हेडिंग डालो मानक पासा। उसके अंदर लिखो if every two opposite surfaces sum is equal to 7, if every two opposite surfaces sum is equal to 7, if every two opposite surfaces sum is equal to 7, if every two opposite surfaces sum is equal to 7, then the dice is called a standard dice. If every two opposite surfaces sum is equal to 7, then the dice is called a standard dice. If every two opposite surfaces sum is equal to 7, then the dice is called a standard dice. यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, तो उस पासे को मानक पासा कहते हैं। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, तो उस पासे को मानक पासा कहते हैं। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है तो उस पासे को मानक पासा कहते हैं। If every two opposite surfaces sum is equal to 7, the dice is called a standard dice. ठीक है मेरे दोस्त? जैसे मान लो इसमें लिखो बेटा हल लिखो हल। इसका सोल्यूशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस का सोल्यूशन बेटा पहले से फिक्स होता है। स्टैंडर्ड डाइस का जो सोल्यूशन होता है ना पहले से फिक्स होता है।
कोई भी पासा है अगर वो स्टैंडर्डाइज है तो बेटा उसमें 1 के अपोजिट 6 होगा, 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 5 होगा, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3। ये स्टैंडर्डाइज के आंसर्स हैं जो पहले से प्री डिफाइन होते हैं, पहले से प्री डिफाइन। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने कभी लूडो खेला हो तो आप अपने लूडो वाले पासे को बेटा ध्यान से देखना, वो एक स्टैंडर्डाइज है। मार्केट में आप जितने भी डाइसेस देखते हो ना बेटा, वो सभी स्टैंडर्ड होते हैं, सभी मानक होते हैं। आप कभी ध्यान से देखना लूडो वाले पासे को, उसमें जहां 1 डॉट होगी ना, उसके अपोजिट 6 डॉट दिखाई देंगे, यहाँ 3 डॉट्स होंगे उसके अपोजिट 4 डॉट्स आपको दिखाई देंगे, यहाँ 2 डॉट्स होंगे उसके अपोजिट 5 डॉट्स आपको दिखाई देंगे। तो जितने भी पासे हम मार्केट में देखते हैं दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज। ठीक है मेरे दोस्त। तो वो सभी के सभी मानक पासा होते हैं और मानक पासा का सलूशन पहले से फिक्स्ड होता है। जैसे मैं आपसे कहूं यदि 2 4 5 यदि यह एक मानक पासा है, यदि यह एक मानक पासा है, इफ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज देन व्हाट शुड कम अपोजिट टू 6। तो 6 के विपरीत कौन सी संख्या है? यदि यह एक मानक पासा है तो 6 के विपरीत कौन सी संख्या है? तो बेटा 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत है क्या? और ये बेटा ये मानक पासा हो नहीं सकता। एक सेकंड ये पासा कभी मानक नहीं बन सकता। अब बन सकता है मानक। 2 4 1 यदि यह एक मानक पासा है तो व्हाट शुड कम अपोजिट टू 6। तो 6 के विपरीत क्या आएगा? तो 6 के विपरीत क्या आएगा? 6 के विपरीत आएगा 1। यदि यह एक मानक पासा है तो 6 के विपरीत 1 आ जाएगा। बेटा 2 4 1 यहाँ पर 5 मत रखना, 5 मत रखना। तो जो स्टैंडर्डाइजेस होते हैं ना उसके आंसर पहले से फिक्स होते हैं बेटा। जो स्टैंडर्डाइज होते हैं उनके आंसर्स और सॉल्यूशन पहले से फिक्स होते हैं। अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया गया ना कि ये एक मानक पासा है तो आप समझ लो आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, उसके आंसर्स ये होंगे फिक्स पहले से। ठीक है मेरे भाई। अच्छा एक होता है जनरलाइज। अब लिखो जनरलाइज क्या होता है? जनरलाइज यानी कि साधारण पासा। लिखो बेटा साधारण पासा। क्या लिखो? साधारण पासा। साधारण पासा। बेटा जो स्टैंडर्डाइज नहीं होते वो साधारण होते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन इसकी पहचान क्या है ये लिखो। मैं इसकी पहचान बताता हूँ। if any two adjacent surface sum if any two adjacent surface sum is equal to 7, if any two adjacent surface sum is equal to 7 then the dice is called a general dice. If any two adjacent surface sum is equal to 7 then the dice is called a general dice. यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है, यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है, यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो उस पासे को साधारण पासा कहते हैं। यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो उस पासे को साधारण पासा कहते हैं। यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो उस पासे को साधारण पासा कहते हैं। एग्जांपल। अब लिखो बेटा एग्जांपल। ठीक है मेरे दोस्त, मैं एक पासे की शक्ल आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है। अच्छा और इस पासे पे लिखो 3 4 5। ये है एग्जांपल। यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो उस पासे को साधारण पासा कहते हैं। तो बेटा क्या ये एक साधारण पासा है? सर 3 और 4 7, 3 और 4 7, 3 + 4 = 7। तो अगर किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो उस पासे को साधारण पासा कहते हैं। बट सर इसके आंसर्स बताओ, इसका सलूशन क्या है? बेटा ये जो 3 नंबर है ना 3 4 5, ये बाकी के 3 नंबर के विपरीत होंगे, दिख नहीं रहे 1 2 और 6। जो 3 4 5 है वो बाकी के 3 नंबर के विपरीत होंगे 1 2 और 6। तो भाई साहब अगर कोई मानक पासा है तो उसके आंसर तो पहले से फिक्स्ड है। लेकिन अगर कोई साधारण पासा है तो उसके आंसर ना फिक्स नहीं होते। वहां पर जो 3 4 5 है उसके विपरीत कोई भी नंबर आ सकता है 1 2 और 6। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी। तो आपने देखा कि मानक पासा क्या होते हैं और साधारण पासा क्या होते हैं। इसके ये वाले आंसर है वो मानक पासा होते हैं यानी कि स्टैंडर्डाइज। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कैसे हम पहचानते हैं पासे को देखकर कि वो मानक है या साधारण है। कुछ पासे मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ पासों को बना लो। पहला पासा, दूसरा, ये सारे अलग अलग हैं, ये सब अलग अलग है। तीसरा, चौथा, ये सब अलग अलग पासे। पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो और बेहद ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये 9 अलग अलग पासे हैं। पहला पासा लिखो 2 3 5, दूसरा पासा लिखो 2 3 4, तीसरा पासा लिखो 1 6 2, चौथा पासा लिखो 2 3 1, पांचवा पासा लिखो 2 4, फिर लिखो 1 3, अच्छा फिर लिखो 1 4 5 2 4 और 4 5। बेटा ये 9 अलग अलग पासे हैं। पहले तो आप ये बताओ इन 9 पासों में से ऐसे कितने पासे हैं जो 100% जनरलाइज है, जो 100% जनरलाइज है, साधारण पासे हैं, जो 100% जनरलाइज है, साधारण पासे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। 5 और 2 7, ये अगर किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो उस पासे को हम साधारण पासा कहते हैं, क्योंकि ये कभी मानक पासा नहीं बन सकता। ये कभी मानक पासा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता मानक पासा? क्योंकि सर मानक पासे में 2 और 5 दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और दो विपरीत संख्याएं कभी एक साथ दिख नहीं सकती। तो ये कभी भी मानक पासा नहीं बन सकता, ये हमेशा साधारण पासा ही रहेगा। तो इसके जो आंसर्स होंगे वो क्या होंगे? वो 3 5 के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं 1 4 और 6, 1 4 और 6। अच्छा सर ये भी कभी मानक पासा नहीं बन सकता, ये भी हमेशा क्या रहेगा? ये भी हमेशा साधारण पासा ही रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त। ये भी कभी मानक पासा नहीं बन सकता, ये भी हमेशा साधारण पासा ही रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त। ये भी हमेशा साधारण पासा ही रहेगा। ठीक है। अब ये भी कभी मानक नहीं बन सकता, सर ये भी हमेशा साधारण पासा ही रहेगा। और ये भी कभी मानक नहीं बन सकता क्योंकि 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, ये भी साधारण रहेगा। है ना। किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो वो एक साधारण पासा होता है। इनके आंसर्स बेटा फिक्स नहीं है। 2 3 4 है ना, इसके विपरीत कोई भी नंबर आ सकता है 1 5 और 6। ये जो है ना 1 6 2, इसके विपरीत कोई भी नंबर आ सकता है 3 4 और 5। इनके आंसर्स फिक्स नहीं होते, जनरलाइज के आंसर फिक्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज। अब मेरे भाई मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, ये जो पासा आपके सामने है इज इट स्टैंडर्ड और जनरल? क्या ये साधारण पासा है? किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 दिखाई नहीं दे रहा। 2 और 3 5, 1 और 3 4, 1 और 2 3। तो सर हमारे अकॉर्डिंग ये जनरलाइज नहीं है, और जनरल नहीं है तो क्या है? फिर स्टैंडर्ड है ना। लेकिन बेटा जो प्रैक्टिकली सोचना, जो पीछे की 3 सतह है वो तो आपको दिखाई नहीं दे रही। मान लो पीछे की जो 3 सतह है वहां पर कौन कौन से नंबर बच गए? 4 5 और 6 बच गए। मान लो सर 4 नंबर इसी का पड़ोसी हो 3 का,
तो 3 और 4 का सम तो 7 हो जाएगा, तो ये जनरलाइज हो जाएगा। आप ये बात 100% कैसे कह सकते हो कि अगर ये जनरल नहीं है तो स्टैंडर्डाइज में बेटा 2 के विपरीत हमेशा 5 होता है। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि 2 के विपरीत 5 है? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि 2 के विपरीत 5 है? अरे 2 के विपरीत 4 भी तो हो सकता है, 2 के विपरीत 6 भी तो हो सकता है। आप ये कंफर्म कैसे कह सकते हो कि 2 के विपरीत 5 आएगा? तो बेटा ये जो डाइस है ये जनरल डाइस भी हो सकता है और ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है, इसका कंफर्मेशन हम नहीं कर सकते। लेकिन एग्जाम में कभी-कभी हम इसको स्टैंडर्डाइज ही मान लेते हैं। अगर एग्जाम में गलती से पूछा जाए आपसे व्हाट इज, है ना, ये पासा कौन सा है, तो हमें मानक पासा ही आंसर देना होता है। एग्जाम में हम मानक पासा मान लेते हैं, लेकिन ये एक जनरल डाइस भी हो सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बेटा 2 तरीके से आ सकता है। पहला, या तो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा इफ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज देन व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ, देन व्हाट शुड कम अपोजिट टू 3। यदि ये एक मानक पासा है तो बताओ 3 के विपरीत क्या है, तो आप बोलोगे 4। अगर मान लो क्वेश्चन में बोला इफ दिस इज अ जनरलाइज, क्योंकि हम इसको जनरल भी बना सकते हैं, तो व्हाट शुड कम अपोजिट टू 3। अगर ये साधारण पासा है तो 3 के विपरीत क्या आएगा, तो हम आंसर देंगे इधर 4 और 5 और 6। समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान से सुनने वाला। जनरल नहीं है, जनरलाइज भी हो सकता है और स्टैंडर्ड भी हो सकता है, क्योंकि हमें पीछे की 3 सतह बेटा दिखाई नहीं दे रही, वो छुपी हुई है। हमें क्या पता प्रैक्टिकली कि 2 के विपरीत 5 है या 4 है या 6 है, प्रैक्टिकली तो हमें कुछ नहीं दिख रहा ना। तो एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 तरीके से आएगा। पहला तरीका, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा दिस इज अ स्टैंडर्डाइज और दिस इज अ जनरलाइज। दूसरे तरीके से कैसे आएगा, आपको डायरेक्टली ये फिगर गिवन होगा और वो पूछेगा बताओ अपोजिट टू 3, 3 के विपरीत क्या है। और वहां पर अगर ऑप्शंस आपको इस तरीके से मिले, 1 2 4 5, तो आप डेफिनेटली 3 के विपरीत बेटा फिर 4 करोगे। क्यों? क्योंकि फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे मानक पासा एज्यूम करके। तो ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीटली ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन इस हिसाब से है तो आप इसको मानक पासा मानकर आंसर देना, वरना एग्जाम में इसको हम स्टैंडर्ड और जनरल दोनों तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा नहीं प्रैक्टिकली। अब जैसे ये वाला पासा है बेटा, ये जनरलाइज तो दिख नहीं रहा, कंफर्म नहीं है कि जनरलाइज है, तो बेटा ये पासा कोई भी हो सकता है, ये जनरल भी हो सकता है और स्टैंडर्ड भी हो सकता है। बट ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में कैसे आएगा, ऑप्शन के हिसाब से आएगा। ये भी सर जनरल भी हो सकता है और स्टैंडर्ड भी हो सकता है, इनकी गारंटी नहीं है। बट ये 100% जनरल है, ये 100% जनरल है, ये कभी भी स्टैंडर्ड नहीं बन सकते। स्टैंडर्ड जो बन सकते हैं वो 4 5 6, स्टैंडर्डाइज कौन से बन सकते हैं 4 5 6 और 9। ये डाइसेस स्टैंडर्डाइज बनाए जा सकते हैं, बट ये कभी भी स्टैंडर्ड नहीं बन सकते। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्वेश्चन कभी कोई भी पासा मानक कैसे होगा, देखो कोई भी पासा मानक तब होगा जब उसके आंसर्स हमारे पास होंगे और वो आंसर्स होंगे 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, तो वो फिर मानक पासा कहलाएगा। तो कोई भी पासा अल्फाबेट के केस में कोई मानक और कोई साधारण नहीं होता, सिंबल्स के केस में कोई मानक और कोई साधारण नहीं होता। लेकिन बेटा एग्जाम में जो वेटेज होता है ना, इनको मानक पासा ही मान के क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम में इनको हम स्टैंडर्डाइज ही मानकर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली समझा दिया कि ये साधारण भी बनाए जा सकते हैं। तो एक बार एग्जाम में ऑप्शंस पे ध्यान देना कि ऑप्शंस किस हिसाब से दिए हुए हैं। ठीक है मेरे भाई? जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन आया था विषम छाटिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया था विषम छाटिए, तो 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। हमसे पूछा गया विषम छाटिए, तो 1 2 3 3 4 5 5 2 6 6 1 विषम छाटिए। तो बेटा विषम कैसे छाटे बताओ, विषम कैसे छाटे, कौन सा पासा, कौन सा ऑप्शन इनमें से सबसे अलग है, विषम छाटिए। एक क्वेश्चन आया था, बताओ इनमें से कौन मानक पासा है, इनमें से कौन मानक पासा है, इनमें से कौन मानक पासा है। और फिर से 4 ऑप्शन हमारे सामने आए थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इनमें से कौन मानक पासा। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, 1 2 6 1 2 5 3 4 5 1 2 3, इनमें से कौन मानक पासा है। तो मेरे भाई ये 2 क्वेश्चन थे। अब देखो विषम छाटिए है, हमें कंफर्म है कि भैया ये साधारण पासा है, ये भी साधारण पासा है, ये भी साधारण पासा है, इनमें से कोई भी मानक पासा नहीं बन सकता। बीसीडी अगर मानक पासा होगा तो वो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए के अलावा कोई भी मानक पासा नहीं होगा। 6 और 1 7 कभी मानक पासा नहीं है, 5 और 2 7 मानक पासा नहीं है, 3 और 4 7 मानक पासा नहीं है। अगर कोई मानक पासा है तो ऑप्शन डी है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये कंफर्म इसको मानक पासा माना है, क्योंकि ये साधारण भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर कोई मानक पासा है तो वो ऑप्शन डी है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर कोई मानक पासा है तो वो ऑप्शन ए है। समझ रहे हो मेरी बात? यस, तो एग्जाम में बेटा हम इसको मानक पासा मानकर ही क्वेश्चन बनाते हैं, बट ये साधारण भी बन सकता है अगर स्पेशल कंडीशन गिवन है तो। जैसे एक और क्वेश्चन में लिखता हूँ 20, जैसे एक और क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21, 1 2 3, बताओ 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। अगर मान लो हमारे पास 4 ऑप्शन है, अगर हमारे पास 4 ऑप्शन है 1 2 5 4, 1 2 5 4, और अगर मान लो गलती से ये 4 ऑप्शन आ गए, 1 और 2, 4 और 5 और 6, 2 और 4 या 4। अब बताओ, देखो डेफिनेटली ये जो पासा है इसको हम मानक पासा मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये साधारण तो होगा नहीं, तो मानक पासा मानेंगे तो 3 के विपरीत 4 होगा कंफर्म। लेकिन अगर गलती से ये ऑप्शन पेपर में आ गए, अगर गलती से ये ऑप्शंस पेपर में आ गए, तो बेटा यहाँ पर हम 100% 3 के अपोजिट फिर हम बताएंगे, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6, या फिर यहाँ पर हम 4 ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें। हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, 0% चांस है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ बेटा, अगर गलती से ये ऑप्शन आ गया ना इन फ्यूचर, तो कभी भी 4 आंसर मत देना, फिर हमें यही वाला ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। ठीक है, बस इस बात को ध्यान देना आप बेटा, क्योंकि हम 100% नहीं बोल सकते ना ये स्टैंडर्ड है, हमें क्या पता कि 1 के अपोजिट 6 ही है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, आप एकदम प्रैक्टिकली सोचो, आपके पास ये पासा है, तो आप ये 100% कैसे कह सकते हो 1 के अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 5 भी तो हो सकता है। आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि बाकी के पीछे की 3 सरफेस आपको दिख नहीं रही। प्रैक्टिकली सोचो कि एक पासा आपके सामने है जिसकी सिर्फ 3 ही सरफेस दिख रही है, बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा, तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि 1 के अपोजिट 6 है। कंफर्म 6 है, नहीं डिसाइड कर सकते ना। हाँ,
हाँ, अगर वहां पे लिखते कि यदि यह एक मानक भाषा है तो फिर कंफर्म आंसर 4 4 होगा। अगर लिखते इफ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज तो फिर डेफिनेटली आंसर 4 होगा। फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है उसमें, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं। अल्फाबेट के केस में बेटा, अल्फाबेट के केस में जनरल और स्टैंडर्ड को डिफाइन नहीं करते। अल्फाबेट के केस में जनरल और स्टैंडर्ड को डिफाइन नहीं करते। तो मेरे भाई चलिए साहब अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। कितने क्वेश्चन हो गए? 21 क्वेश्चन हो गए। देखो मेरे दोस्त, ये जो केस सेकंड का थर्ड पार्ट था ना, नो कॉमन, जो नो कॉमन वाले क्वेश्चन है ना बेटा, वो हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। नो कॉमन वाले क्वेश्चन, जब एक भी नंबर कॉमन नहीं होता तो कोई भी नंबर किसी के भी विपरीत आ सकता है। जब एक भी नंबर कॉमन नहीं होता तो कोई भी नंबर किसी के भी विपरीत आ सकता है। फाइंड द नंबर व्हिच इज अपोजिट टू 5। 5 के विपरीत कौन सी संख्या है? जब एक भी नंबर कॉमन नहीं होता तो कोई भी नंबर किसी के भी विपरीत आ सकता है। फाइंड द नंबर व्हिच इज अपोजिट टू 5। 1 2 3 4 5। फाइंड द नंबर व्हिच इज अपोजिट टू 5। हाँ जी, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। देखो ये तो पक्का साधारण भाषा है, तो जब साधारण भाषा है तो 5 के विपरीत 3 4 6 में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये जो 3 नंबर है ना 1 2 5, इनके विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं 3 4 6। ये भी एक साधारण भाषा है बेटा, है ना? तो 5 के विपरीत तो ये जो 3 नंबर है ना 1 2 6, इनके विपरीत बाकी के 3 में से कुछ भी आ सकता है 3 4 5। तो 5 के विपरीत बेटा 1 2 और 6। बात ये है बेटा कि यहाँ पर आप 1 कॉमन और 2 कॉमन ट्रिक नहीं लगा सकते। तो जहाँ 1 कॉमन 2 कॉमन ट्रिक नहीं लग पा रही है तो फिर कोई भी संख्या किसी के भी विपरीत आ सकती है, क्योंकि ये साधारण भाषा है। अब यहाँ पर आओ बेटा, इसको हम साधारण भाषा प्रूफ नहीं कर पा रहे, तो बेटा हम इसको मानक भाषा अज्यूम करके आंसर देंगे और 5 के विपरीत क्या बताएंगे? 5 के विपरीत 2। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अगर गलती से ऑप्शन है ना इधर 1 और 2 और 3, तो बेटा इधर 1 और 2 और 3 ही हम ऑप्शन टिक करेंगे। हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, तो एग्जाम में इसको हम स्टैंडर्डाइज मान के ही आंसर देते हैं अपोजिट टू 5। बट अगर गलती से ऑप्शन आ गया कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइन ही ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ना तो जनरलाइज तो है नहीं, बट स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है ये 100% श्योर नहीं है। यहाँ पर 5 की बेटा 2 भी हो सकता है, 3 भी 1 भी, बट मानेंगे क्या हम 2। अब समझ आ गया फ्रेंड्स, जिंदगी में सर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए थे बट आज क्लियर हो गए। देखो ये जो कंसेप्ट है ना, हाँ पहले हम भी इसको बेटा स्टैंडर्डाइज मान के ही कराते थे हमेशा लाइन, क्योंकि एग्जाम में हमेशा इसको स्टैंडर्डाइज माना गया था। बट अब थोड़ा सा ना चेंजेस आ रहा है ना, तो इसीलिए गलती से अगर वो चेंज आ गया पेपर में तो कहीं आप गड़बड़ ना कर दो, इसीलिए सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वो यहाँ पे आपसे खेल सकता है। चलिए साहब, तो बेटा कहने का मतलब है कि अगर एग्जाम में 2 फिगर का क्वेश्चन आएगा तो या तो 1 कॉमन होगा या 2 कॉमन होगा या नो कॉमन होगा, और तीनों ही क्वेश्चन हम बना सकते हैं। यानी कि केस सेकंड में अब हम परफेक्ट हो चुके हैं, अब हम 2 फिगर वाले सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बाकी का बेटा हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर को। और आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।